आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज कहानी कुर्सी की शुरुआत ऐसी खबर से जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा है। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। अब इस मर्डर का गैंगस्टर एंगल भी सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मर्डर को अंजाम देने का दावा किया गया है। वारदात में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तीसरे आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है, जिसकी तलाश में 3 स्टेट में पुलिस की 15 टीमें दबिश दे रही हैं। फरार तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पूरी वारदात को उसी ने लीड किया है। मुंबई पुलिस की ताबड़तोड़ रेड जारी है। इस सबके बीच जो 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, अब से कुछ ही देर बाद उन्हें किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि दोनों शूटर जो पुलिस के गिरफ्त में हैं, उन्होंने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो जुड़े हुए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस बाकी और भी एंगल्स पर जांच कर रही है। सुपारी किसने दी इन तीनों शूटर्स को, अभी ये मुंबई पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। और जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि काफी हद तक पुलिस को इसमें सफलता भी मिली है। किस शख्स ने, जो चौथा बताया जा रहा है इन तीनों के अलावा, जो एक शख्स बताया जा रहा है जिसने इन तीनों को असेंबल किया, इन तीनों को एक दूसरे से मिलवाया है, बाबा सिद्दीकी के नाम की सुपारी दी है, वो कौन है, इस एंगल पर भी अभी जांच की जा रही है। इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरी के पूरे हत्याकांड का जिम्मा ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई जो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, वो जेल से बैठकर ऑर्डर पास करता है और किसी को भी वो मरवा सकता है या किसी की भी हत्या वो करवा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की जो ताकत है, लॉरेंस बिश्नोई की जो पावर है, वो कुछ इसी तरीके से है कि 700 शूटर्स की उसकी टीम है फिलहाल, जो 5 स्टेट्स में फैली हुई है, और उसी का ऑर्डर वो फॉलो करते हैं और एक एक करके हत्या को अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अभी कई सारे एंगल हैं जिनकी जांच की जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मुंबई में कैसे एक बड़े पॉलिटिशियन की हत्या हो गई। उस इलाके में जो भीड़भाड़ वाला इलाका है, कल दशहरे का उत्सव चल रहा था, भीड़भाड़ थी, बाबा सिद्दीकी की इतनी सटीक जानकारी आखिरकार उन शूटर्स तक कैसे पहुंच रही थी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान है रोज की तरह, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, अवधेश जी मेरे साथ हैं और समीर जी मेरे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में ठीक चुनावों से पहले ये हुआ है तो इसका क्या असर पड़ सकता है और ये हत्या आखिरकार कैसे हुई। मेरे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चल लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। राजेश, क्या अपडेट मिल पा रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद? क्या पुलिस अब इसी दिशा में जांच कर रही है या बाकी भी एंगल हैं जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह तलाशी जा रही है? देखिए प्राची, लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल है उसे पुलिस ने डिनाई नहीं किया है। जो वायरल पोस्ट है उसे भी पुलिस ने डिनाई नहीं किया है। मुंबई पुलिस की अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस का कहना है कि उसकी ऑथेंटिसिटी और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसकी सच्चाई कितनी है और संदर्भ क्या है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस का दूसरा जो एंगल जिस की तरफ वो जांच कर रही है वो है बिजनेस राइवलरी का एंगर, पॉलिटिकल राइवलरी का एंगर। ये दोनों मिक्स करके पुलिस इस बात की जांच कर रही है। और जहां तक हमारी मुंबई पुलिस के आला अफसरों से बात हुई है, उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी लगातार उनके इलाके में एक एसआरए डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, उसका विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये भी एक एंगल को इस वक्त पुलिस खंगाल रही है। सुपारी देने वाले शख्स ने इन चारों लोगों को, जिस चौथे शख्स की हम बात कर रहे हैं, उस चौथे शख्स से वो संपर्क में था जो सुपारी देने वाला शख्स है, और इस चौथे शख्स ने इन तीनों को मिलाया है। शिवा हो, गुरमैल हो, उन तीनों को मिलाया है और उसके बाद उन्हें पैसे दिए गए हैं और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बेहद बारीक जानकारी बाबा सिद्दीकी के बारे में, उनके मूवमेंट्स के बारे में इन हमलावरों को मुहैया कराई गई थी, जिसकी वजह से एक बात और बताइए, क्या बाबा सिद्दीकी को पहले से कोई थ्रेट था? क्या उन्हें इस बात का अंदेशा था कि कोई उनकी हत्या कर सकता है या कोई धमकी उनको पहले कभी मिली थी बाबा सिद्दीकी को? पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी बाबा सिद्दीकी के द्वारा नहीं दी गई थी कि उन्हें कोई धमकी मिली है या उनके जान को खतरा है। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी, कल का अगर हम वाकया देखें तो गाड़ी 100 मीटर दूर पार्क कर वो अकेले ही जा रहे थे जब उन पे हमला हुआ है। तो मुंबई पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि उनके बाबा सिद्दीकी की तरफ से उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें कोई धमकी दी गई है, उन्हें कोई थ्रेट था या उनकी जान को खतरा था। प्राची,
बिल्कुल, देखिए अब तमाम एंगल पर जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की है। अब समीर जी, अगर बाबा सिद्दीकी के बारे में हम चर्चा कर लें, कांग्रेस से जुड़े रहे, फरवरी में कांग्रेस से उन्होंने अपना रिश्ता खत्म किया और एनसीपी अजित पवार गुट का उन्होंने दामन थाम लिया। तब काफी तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने कांग्रेस पर भी दी थी। उनकी शख्सियत या उनकी जर्नी को अगर देखें तो कौन दुश्मन हो सकते हैं बाबा सिद्दीकी के, जो इस तरीके से उनकी हत्या हो सकती है? देखिए, मुंबई की अगर राजनीति की हम बात करें तो 3 मुस्लिम नेता रहे जो दूसरे राज्यों से रहे बेसिकली, लेकिन बंबई में आके जिन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत इस्टेब्लिश किया। इसमें अबू असीम आजमी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, एक उनका नाम आता है, नवाब मलिक का नाम आता है जो अजित पवार के साथ चले गए, शरद पवार के करीबी रहे, मुंबई के अध्यक्ष रहे, और बाबा सिद्दीकी का नाम आता है जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और बाद में अभी कुछ ही समय पहले अजित पवार के साथ चले गए थे। तो देखिए, इनका एक राजनीतिक इनका एक रसूख भी था, अपनी कम्युनिटी में मुस्लिम समुदाय में इनका एक अपना प्रभाव भी था, और व्यावसायिक भी इन लोगों के आपस में एक व्यवसाय भी करते रहे, ज़मीनों का खरीदना, फ्लैटों का खरीदारी करना। ये जो बाबा सिद्दीकी थे तो हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, सारे प्रोजेक्ट में इनका कई इन्वॉल्वमेंट रहा। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये कह देना कि भाई बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई होगी लॉरेंस ने कि वो सलमान खान के मित्र थे, उनके करीबी माने जाते थे, इस आधार पर हत्या कर दी गई होगी। मुझे लग रहा है एक वो कारण हो सकता है, लेकिन जब पुलिस विशेष रूप से जांच करेगी तो कई एंगल और निकल के आ सकते हैं। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की है, लेकिन कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट है? कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के तो 50 से ज्यादा सोशल मीडिया पेजेस है। उसकी जो टीम है गोल्डी बराड़ के नेतृत्व में कनाडा में ऑपरेट होती है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, तो सोशल मीडिया उसका ऑपरेट करती है। तो क्या किस अकाउंट से उन्होंने स्वीकार किया है? और खुद गोल्डी बराड़ अभी कनाडा में है और ये साबरमती जेल में है, तो क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है? मुझे लग रहा है कई बार ऐसा होता है कि एक कनेक्शन को जोड़ने के लिए नाम ले लिया जाता है शुरुआत के अंदर, बाद में जब जांच होती है तो कई और उसके अंदर भी संदर्भ निकल कर आते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक सलमान खान का कनेक्शन भी हो सकता है कि वो सलमान खान के करीबी मित्र थे, कोई एक जमीन जायदाद का मामला भी हो सकता है, क्या रायवरी हो सकती है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या मामला है। पुलिस जब सारी जांच करेगी, जब सारी कड़ियों को जोड़ेगी, तब मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे क्या मकसद था, क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जबकि वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय भी नहीं थे। अब उनका बेटा जिशान सिद्दीकी, वह कांग्रेस का एमएलए, वही चुनाव लड़ने वाला था। बाबा सिद्दीकी बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे। तो अब ऐसा क्या कारण रहा है कि बाबा सिद्दीकी कल समर्थकों के साथ ही बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आने वाले चुनावों की तैयारी बाबा सिद्दीकी कर रहे थे, बेटे का आगे भविष्य क्या रहेगा ये बाबा सिद्दीकी तय कर रहे थे। और जैसे ही दफ्तर से बाहर निकलते हैं हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो तरीका एकदम फिल्मी तरीका है, और उसे सोचकर या उसे समझकर ऐसा लगता है क्योंकि खौफ था ही नहीं पुलिस का। जहां पर दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, जहां पर भीड़ भाड़ है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि वो पूरा एरिया कंजेस्टेड है, वहां वो 3 शूटर्स खड़े हुए हैं, घात लगाकर हैं और फायरिंग करते हैं ताबड़तोड़। 3 गोलियां लगती हैं बाबा सिद्दीकी को। नहीं, सबसे पहले तो ये कि ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर के कोलैप्स होने का मसला है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को गोली मार दी गई, किसी को भी गोली मारी जा सकती है। कोई जा रहा हो, अचानक किसी कोई गोली मार दे तो कठिन होता है, कितना भी आप सख्त प्रशासन हो, कितनी भी बढ़िया पुलिसिंग हो। लेकिन यहाँ थोड़ा मसला गंभीर है। बाबा सिद्दीकी को लेकर उनको थ्रेट है, इसकी बाकायदा जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की गई थी। तो अगर सिक्योरिटी अपग्रेड होने के बाद किसी व्यक्ति को इस तरह से गोली मारी गई, और जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि 1.5-2 महीने से ये तीनों चारों जो शूटर थे वो मुंबई में थे, ये अलग अलग जगह से लाए गए थे, डेली का रूटीन चेक कर रहे थे। और अगर उसमें पुलिस इंटरसेप्ट नहीं कर पाई, उसमें नहीं पकड़ पाई कि कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति रोज उसी रास्ते को रोज, अच्छा ये जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर मारा गया, तो ये तो और ज्यादा चिंता की बात है कि उस इलाके में जहां उनको नियमित रहना होता था, ये हुआ उसका एक पहलू। अब इसका दूसरा पहलू है जिसका छोटा सा हिस्सा समीर जी ने कहा, लेकिन इसको राजनीतिक भी थोड़ा सी बात करनी चाहिए। कई बार हम लोग होता कि अब लॉरेंस बिश्नोई को तो अच्छा ही लग रहा होगा, उसको तो मजा आएगा कि जेल में है, लेकिन उसके नाम का डंका पूरे देश में बज रहा है। जबकि ऐसा अगर इतना ही वो तीरंदाज होता तो सचमुच क्या मतलब उसकी जो दूसरी स्थितियां थी वो बन ना पाती, क्या वो जेल से बाहर ना निकल पाता, दुनिया के किसी हिस्से से वो इतना बड़ा डॉन ना होता। तो शायद कई बार ऐसे अपराधी, ऐसे माफिया जितने बड़े होते नहीं है, उससे बड़े वो दिखाना चाहते हैं। और आज के सोशल मीडिया के समय में 2 पोस्ट लिख दीजिए किसी की जिम्मेदारी, जैसे आतंकवादी करते थे कि कहीं कुछ हो गया तो खुद ही जिम्मेदारी पहले ले लेते। इसका तीसरा पहलू है,
क्या पुलिस इस मामले को इसकी तह तक जाएगी, या जो सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी ऐसा मामला हुआ तो किसी एक जेल, वो जेल ही में बंद है, आप उसको कुछ आगे पकड़ नहीं पाएंगे। ये 2-3 पकड़े गए हैं जो नए रंगरूट अपराधी होते हैं, जिनके हाथ में कट्टा, तमंचा, रिवॉल्वर थमा दिया गया और वो किसी को भी गोली मार दें। ये तीनों पहलू के बाद सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है पॉलिटिकल पहलू, जिसकी चर्चा शायद ना के बराबर हो रही, लेकिन होनी चाहिए। कांग्रेस से अभी फरवरी में इधर आए, वो एनसीपी के साथ जाना, मतलब जो मुंबई में मुस्लिम चेहरों की बात करें तो जो 3 नाम उन्होंने लिए, अबू आसिम आजमी, नवाब मलिक और ये बाबा सिद्दीकी, ये तीनों वहां के बड़े प्रॉपर्टी के तौर पर भी डिस्प्यूट शांत कराना हो। नवाब मलिक किस मामले में अंदर गए थे? नवाब मलिक इस मामले में अंदर गए कि दाऊद की बहन की और उससे गुड़े हुए गुर्गे थे, उसके गुंडे थे, उनकी संपत्तियों को औने पौने भाव में खरीद लिया था। अब ऐसे में बाबा सिद्दीकी के दुश्मन उसकी गली में भी हो सकते हैं, उसके घर में भी हो सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? और शरद पवार को क्या यह बात ठीक लगी होगी कि अजीत पवार के साथ बाबा सिद्दीकी और नवाब मलिक दोनों चले गए हैं, दोनों मुस्लिम चेहरे हैं, और मुंबई को जो लोग जानते हैं, मुंबई में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतों को मतलब एक प्रभावी भूमिका में देखा जाता है, इसीलिए अबू आजमी जैसे लोग भी वहां से जीतते हैं, नवाब मलिक भी जीत जाते हैं, बाबा सिद्दीकी भी 3 बार के विधायक हैं, उनका बेटा जिशान भी बांद्रा पश्चिम से विधायक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन सबके ऊपर सरकार, शिवसेना, भाजपा और एनसीपी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। 2 शूटर पकड़े गए हैं, इसका जो सही मोटिव है, सही लोग जो हैं वो पकड़ में आए, ये बड़ा जरूरी है। अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल है उसे भी पुलिस अभी फिलहाल साध कर चल रही है। इस हत्याकांड के बाद अब जो विपक्ष में बैठे नेता हैं वो एक तरफ दुख भी जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मसला कानून व्यवस्था का भी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होना, भीड़भाड़ इलाके में शूटर्स का होना, फायरिंग करना, एक शूटर का फरार हो जाना, 2 शूटर गिरफ्त में जरूर आ चुके हैं, अभी तक नहीं पता चल पाया है कि तीसरा शूटर जिसका नाम शिव कुमार है, आखिर वो कहां छिपकर बैठा है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि 3 स्टेट में पुलिस छानबीन कर रही है, 15 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं, हरियाणा, दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन किया गया है, यूपी में, क्योंकि यूपी के बहराइच से शिव कुमार और कश्यप नाम का जो शख्स है, जो शूटर है, उन दोनों के जो तार हैं वो जुड़ रहे हैं, इसलिए यूपी पुलिस से भी अब संबंध जो है वो साधा जा रहा है और छानबीन की जा रही है। अब क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, आइए आपको सुनवाते हैं। संजय राउत ने इस पर क्या कहा है, और इसके बाद अजीत पवार, जिनके पार्टी के नेता रहे बाबा सिद्दीकी, उन्होंने क्या कहा है वो आप सुनिए। जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है, और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया,
इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा, सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, ये अब विपक्ष के नेता एक एक करके कह रहे हैं। संजय राउत तो इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी यही कहा कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में खत्म हो चुकी है, मुंबई में खत्म हो चुकी है। एक एक करके तमाम नेता इसी तरीके के बयान दे रहे हैं, और ये बयान इस वजह से जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसने कई सवाल खड़े किए। विजय जी, अब वाई लेवल की सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी के पास थी, पुलिस कह रही है कि पहले से कोई थ्रेट था नहीं, कोई धमकी वाला एंगल है नहीं। जब ये सब कुछ सामान्य था तो वाई लेवल की सिक्योरिटी आपने किसी पिन्हा पर तो दी होगी ना, ये तो बताएगी ना पुलिस। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि वाई सिक्योरिटी क्यों दी अगर कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन मैं जो खबर पढ़ रहा था, जो जानकारी मुझे मिल रही थी कि जब वो बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से निकले, जिशान के अपने बेटे के दफ्तर से, तब उनके साथ कोई कांस्टेबल या सिक्योरिटी के ऑफिसर्स नहीं थे। तो वो वाई सिक्योरिटी का मतलब क्या है, किस तरह की वाई सिक्योरिटी है, और जो सिक्योरिटी में होते हैं, अंडर स्क्रूटनी होते हैं, उन पर नज़र रहती है पुलिस की। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा घूम रहे, भले ही सिक्योरिटी है नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट वॉच विजिल हुआ करती है। और वो जिशान के ऑफिस से निकल रहे हैं, कोई जो है लोग 3-3 लोग रैकी कर रहे हैं 1 महीने से, तो इसका मतलब क्या चल रहा है। आप इसे ये भले ही ना कहें कि कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते ही हैं महाराष्ट्र में। अब दूसरी बात, एंगल आप देख लीजिए। एंगल एक तो जो जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, क्या बॉलीवुड एंगल है कि लॉरेंस बिश्नोई गुट वर्सेस सलमान खान, और लॉरेंस बिश्नोई गुट को सलमान खान से झगड़ा है तो वो सलमान खान से निपटेगा, या उनके जितने दोस्त हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो क्या वो किस्सा उसमें है। उनका तो बहुत बॉलीवुड के बड़े लोगों के साथ कनेक्शन रहा है बाबा सिद्दीकी का, वो सुनील शेट्टी के साथ है, संजय दत्त के साथ है। सुनील दत्त को तो वो अपना मेंटोर मानते थे, मूल रूप से वहीं से आए, और उसी वजह से वो कांग्रेस में शामिल हुए, और 77 से लेकर 2023-24 तक कांग्रेस में रहे हैं लंबे समय तक। फिर उसका पॉलिटिकल एंगल है कि कांग्रेस से इधर आने में किसका नुकसान हो रहा है, क्या किसी दूसरी एनसीपी का नुकसान हो रहा है, क्या इस एनसीपी को कोई खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन इसके अलावा बॉम्बे को अगर मैं समझता हूं तो वहां पर जो जमीनों की बड़ा एक राइवलरी चलती है, जमीनों पर कब्जा करने की, जमीनों को छुड़ाने की, कब्जा छुड़ाने की, वो राइवलरी का एंगल भी इस पर देखना चाहिए। केवल लॉरेंस बिश्नोई के एक्सेप्ट करने से, मतलब सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट करने से उसको उस निशाने तक हम नहीं पहुंचा सकते। मुझे लगता है पुलिस को बहुत अलग अलग तरीके से अलग, और ये जो तीनों लोग हैं जो अभी पकड़े गए हैं, गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं, ये केवल एग्जीक्यूटिव वो हैं किलर। इनका न तो बाबा सिद्दीकी से कोई लेना देना है न किसी और से, वो किसी आदेश पर, जैसे सुपारी किलर आप जिसे कहते हैं, तो वो उसमें है। ये पकड़ में भी आ जाएंगे तो असली किलर कौन है, असली प्लान किसने बनाया, असली साजिश किसने की है, उसको देखना बड़ा है। और जब चुनाव मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में अनाउंस होने वाले हैं, उस समय महाराष्ट्र की सरकार पर और गृह मंत्री पर यदि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हो तो ये एक बड़ा एंगल है। और यदि उस पर माइनॉरिटी एंगल जोड़ लेंगे तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले ये घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अवधेश जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा और ये सवाल मन में उठ भी रहा है कि बड़ी सटीक जानकारी इन शूटर्स के पास थी बाबा सिद्दीकी की। वो कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ किस वक्त सिक्योरिटी वाले हैं, किस वक्त नहीं हैं, जिशान के दफ्तर में कितने बजे तक बैठक चल रही है, वो बाहर निकलेंगे, गाड़ी कितनी दूर पर खड़ी हुई है। जैसा अभी हमें जानकारी मिल रही थी, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जिशान के दफ्तर के बाहर वो गाड़ी खड़ा नहीं करते थे, थोड़ी दूरी पर वो गाड़ी खड़ा करते थे। ये भी जानकारी थी ना शूटर्स के पास कि वो पैदल आएंगे और वहीं पर उनकी हत्या की जाएगी। इस प्रकार की हत्याएं कोई अचानक होती नहीं है, उसके पीछे एक लंबी योजना होती है, सोच होती है, उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, रेकी करने वाले होते हैं, लंबे समय तक जो हत्यारे हैं वो भी वॉच करते हैं। तो वो तो उनकी गतिविधि इनकी दृष्टि में थी। वो लगभग पुलिस ने अभी भले बयान नहीं दिया हो, लेकिन जितने समाचार सूचनाएं आ रही हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि इनकी पूरी नज़र थी कब उठते हैं, कब जाते हैं, कहाँ निकलते हैं, किससे मिलते हैं। और वो इस प्रकार से छुपे हुए नहीं चल रहे थे बाबा सिद्दीकी कि उनके गतिविधि की जानकारी नहीं हो। कुछ तो नहीं हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर वो निकल रहे हैं, बेटे के दफ्तर में आ रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके रूटीन में शामिल है अगर, तो उसकी जानकारी रही होगी।
और हमने जो है जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो हमारे सामने पहली बार उस प्रकार से हत्यारे आए थे जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, कम उम्र के हैं और एक भी गोली उनकी मिस नहीं कर रही थी। मतलब बगल में पुलिस वाले भी हैं, ये कान से भी किसी के ऐसा नहीं निकला कि सीधे उसने मारा तो वहीं गया जहां उसकी गोली जानी चाहिए थी। तो वो उसके बाद से अब उसकी जांच हुई, वो लड़के जो है पकड़ में आए, लेकिन उन लड़कों अब ये भी देख रहे हैं एक 19 साल का है, एक 23 साल का है। अभी तक इसका पूरा कोई बैकग्राउंड 100% सामने आया नहीं है, वो भी आ जाएगा। हरियाणा से है, वो है, तो जाहिर है कि ये भारे का है, लेकिन शूटर शानदार, मारा तो सीधे इसने मार दिया। और वो जो खबर है उसके अनुसार बुलेट प्रूफ कार के शीशा को भी छेद दिया है। अगर बुलेट प्रूफ कार के शीशा को 6x6 वाला रिवॉल्वर छेद रहा है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग हुई होगी कि भैया बुलेट प्रूफ अगर कार हो तो कैसे मारोगे कि वो छेद के जाएगा, बगैर ट्रेनिंग के संभव नहीं है। तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई छोटी मोटी घटनाएं तो नहीं हो सकती है, लेकिन कई बार छोटी बातें भी होती है। अभी जो खबरें आ रही है कि कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, उसके कारण उसके बैकग्राउंड नहीं खत्म हो जाते हैं। अगर बैकग्राउंड में कुछ चीजें होती हैं तो 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल बाद जाकर भी वो सिर उठाती है। तो अभी बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए ये है कि प्रॉपर्टी का झंझट है, उससे कमाई गई संपत्ति है, उसकी प्रतिस्पर्धा है, उसमें ठेके दिलाने की बात है, और अभी भी एक पुनर्वास की बात आ रही है कि एक बस्ती का पूरा रिहेबिलिटेशन की बात चल रही है जिसमें इनके लोग हैं और उसके आधार पर बहस हो रही है, झंझट हो रही है। तो वो बहुत ज्यादा समाज सेवा ही नहीं होगी पुनर्वास में। मुंबई की जमीनों को देख लें तो उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन अभी किसी एक चीज पर हम चले जाएं कि सलमान खान का नाम लाना कि उनके यहाँ शूटिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शूटिंग किया था, अभी तक ये पता नहीं है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनसे कोई पैसे मांगे थे कि आप इतना धन दीजिए। सामान्यतः उसका तो एक मोडस ऑपरेंडी ये है कि उसके लोग पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं मिलता है तो करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। तो अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि 90 के दशक से हम लोग मानने लगे थे कि अब पॉलिटिकल मर्डर का समय खत्म हो गया है। मुंबई में भी उसके बाद से कोई राजनीतिक नेता की हत्या इस प्रकार से हुई हो, इसकी घटना नहीं हुई है। तो इस नाते चिंताजनक है कि अभी जिस प्रकार से मुंबई के, महाराष्ट्र की और देश की राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी, घृणा और नफरत में बदला गया है, जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, अब विदेशी शक्तियों से मुकाबला कर रहे हो। क्या उसके कारण ऐसे लोग पैदा हो जा रहे हैं जो किस नेताओं को दुश्मन मान के हमले करना शुरू कर रहे हैं? ये ऐसी बातें हैं जो थोड़ा ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। तो अभी मुझे लगता है पुलिस जांच कर रही है, अगर पुलिस की जांच में भी कुछ कमी होगी तब भी नागरिक समाज को, हम सब लोगों को, राजनीतिक को बहुत गहराई से इसका ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो आगे चल के।